गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विज्ञान 1 का भाग 8 पाठ 8 धातु विज्ञान। और धातु विज्ञान का आज जो भाग हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्षरण प्रतिबंध का जो तीसरा भाग है धनाग्रीकरण, वो आज हम लोग शुरू करेंगे। क्षरण प्रतिबंध में इसके पूर्व स्टूडेंट हमने जस्ते का विलयन देखा हुआ है और उसके बाद हमने टीन की पर चढ़ाना भी देखा हुआ है। आज हम लोग धनाग्रीकरण देखेंगे। धनाग्रीकरण में ये जो आकृति आपको नज़र आ रही है, ये आकृति के बारे में स्टूडेंट्स आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हुआ है और यहाँ पे एक पावर सोर्स भी दिया गया है। और ये पावर सोर्स की विद्युत पूर्ति के लिए इसका कनेक्शन ये ऋणाग्र पर लगाया हुआ है एक, और एक जो है वो धनाग्र पर लगाया हुआ है। धनाग्र के ऊपर यहाँ पे कुछ तांबा या एल्यूमिनियम की वस्तु यहाँ पर ली गई है। ठीक है, तो अब मैं ये से पढ़ के बता रहा हूँ बेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पद्धति में तांबा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं पर विद्युत अपघटन द्वारा उनके ऑक्साइड की पतली मजबूत परत चढ़ाते हैं। इसके मतलब यहाँ पर तांबा या एल्यूमिनियम इन धातुओं के ऊपर उनके ऑक्साइड की पतली मजबूत परत चढ़ाने वाली ये धनाग्रीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके लिए तांबा या एल्यूमिनियम की वस्तु धनाग्र के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे बेटा तांबा या एल्यूमिनियम की कोई भी वस्तु लेंगे हम लोग, जिसको धनाग्र पर जोड़कर इसे इस तरह से टांग देना है और उनको सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डुबो देना है। तो यह ऑक्साइड का लेप संपूर्ण पृष्ठभाग पर एक समान होने के कारण धातु का क्षरण रोकने में उपयोगी होता है। मतलब इसमें ये जो ऑक्साइड हम लोग इसलिए चढ़ा रहे हैं, इसकी ऑक्साइड की परत तांबा या एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ाने का फ़ायदा ये है कि इसके लेप से जो संपूर्ण पृष्ठभाग होता है धातुओं का, मतलब एल्यूमिनियम या तांबे का जो पृष्ठभाग होता है, लेप चढ़ने के बाद उसका क्षरण नहीं होता और ये धातु का क्षरण रोकने में उपयोगी होता है। जैसे उदाहरणार्थ आपको यहाँ पे बताया गया है कि जब एल्यूमिनियम का धनाग्रीकरण किया जाता है, मतलब ये क्रिया के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जब एल्यूमिनियम का धनाग्रीकरण किया जाता है तब उस पर बनने वाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत के कारण परत के नीचे के एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन और पानी के संपर्क रुक जाता है। मतलब यहाँ पे आप लोग को जब एल्यूमिनियम का धनाग्रीकरण करना है, तांबा न लेते हुए हमने एल्यूमिनियम ले लिया। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 3 पदार्थ हमने लिए हुए हैं, तो इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत इसके ऊपर हम लोग को चढ़ानी है। तो इसके परत के नीचे के एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन और पानी के संपर्क रुक जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब इसके ऊपर परत चढ़ जाती है तो एल्यूमिनियम ये से निकलने वाला ऑक्सीजन और या पानी, इसका संपर्क जो है यह एल्यूमिनियम से रुक जाता है, अतः आगे होने वाला ऑक्सीकरण रुक जाता है। अब देखिए बेटा, जैसे ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में एल्यूमिनियम नहीं आएगा परत चढ़ जाने की वजह से, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी ऑक्सीकरण भी रुक जाएगा और धनाग्रीकरण करते समय ऑक्साइड की अधिक मोटी परत बनाकर यह संरक्षण बढ़ाया जा सकता है। और ऑक्साइड की जितनी चाहे उतनी मोटी परत आप लोग इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं बेटा, और जितनी ज़्यादा मोटी परत इसके ऊपर चढ़ेगी उतना ज़्यादा उसका संरक्षण होगा। तो ये हो गया हमारा धनाग्रीकरण। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है विद्युत विलेपन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत विलेपन की आकृति यहाँ पे बाजू में ही आपको यहाँ पे दिखाई गई है बेटा। इस आकृति से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इन आकृतियों का अध्ययन कर आपको इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। अब देखिए, इसमें विद्युत सेल लगाया हुआ है और विद्युत सेल का एक निगेटिव टर्मिनल जो है, मतलब एक इलेक्ट्रोड, ये चांदी का धनाग्र से यहाँ पर जोड़ाया गया है। ठीक है, और ऋणाग्र पर एक चम्मच लगाया हुआ है बेटा, यानी धनाग्र जो है वो चांदी का धनाग्र हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और विद्युत सेल का दूसरा जो सिरा है वो चम्मच के ऋणाग्र पर हमने जोड़ा हुआ है। और इसमें जो हम लोग यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स, ये जो विलयन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो सिल्वर नाइट्रेट का हमने विलयन लिया हुआ है, जिसका उपयोग ये है विद्युत विलेपन द्वारा, तो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा
जो कम क्रियाशील धातुएं होती है उसकी जो परत होती है वो अधिक क्रियाशील धातुओं पर लगाई जाती है। जैसे ये लोहे का जो चम्मच आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर चांदी की परत हम लोग आसानी से कर सकते हैं विद्युत विलेपन क्रिया द्वारा। ये क्रिया हम लोग घर में भी करके देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल द्वारा दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के उपरांत यदि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है तो चम्मच के ऊपर हम लोग आसानी से विद्युत विलेपन क्रिया द्वारा ये चांदी की परत इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो इस पद्धति में विद्युत अपघटन द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु की अधिक अभिक्रियाशील धातु पर परत चढ़ाई जाती है। चांदी, विलेपित चम्मच, सोना, विलेपित गहने इत्यादि ये विद्युत विलेपन के उदाहरण हैं। तो जैसे ये विद्युत विलेपन के उदाहरण में सोना चांदी की दुकान में इसी पद्धति का उपयोग करके विलेपन किया जाता है। जैसे सोना विलेपित गहने जो होते हैं वो उसके ऊपर सोने की परत, जैसे यहाँ पे चांदी ना लेते हुए यदि हमने सोना लिया तो सोने का जो परत है इसके ऊपर चढ़ना चालू हो जाएंगी। तो ये इस तरह से गहने विलेपित किए जाते हैं। इसके उपरांत हमारा इस पाठ का आखिरी भाग हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बेटा सम्मिश्रीकरण, जिसको हम लोग अलॉइंग भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो मार्च 2020 का पेपर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इस पेपर में प्रश्न 2 में बी में 2 मार्क्स के लिए ये प्रश्न पूछा गया बेटा। देखिए ध्यान से, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसमें पूछा है बेटा सम्मिश्रीकरण यानी अलॉइंग, जो कि यही भाग आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पे विविध सिक्के आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इन सिक्कों का सम्मिश्रीकरण में क्या उपयोग है ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो वर्तमान काल में उपयोग में लाए जाने वाले अनेक धातुरूप पदार्थ ये सम्मिश्र स्वरूप में होते हैं। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि धातुओं के क्षरण की तीव्रता कम करना। देखिए बेटा, सम्मिश्रीकरण ये जो स्वरूप है इसका आजकल वर्तमान काल में धातु स्वरूप पदार्थों पर इसका उपयोग इसलिए किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि धातु का क्षरण रोका जाए या फिर धातुओं के क्षरण की तीव्रता कम की जाए। तो किसी धातु में निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या अधातु मिलाकर बनने वाली समांगी मिश्रण को सम्मिश्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसी भी धातु में उसी अनुपात में या निश्चित अनुपात में या अनिश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात में जब दूसरी धातु या अधातु मिलाई जाती है, मतलब एक धातु में दूसरा धातु मिलाया गया है और उनको जोड़कर जो नया धातु बनने वाला है उनके समांगी को, उनके मिश्रण को हम लोग सम्मिश्र कहते हैं। समझ में आया ना आप लोग को? बहुत ही आसान है बेटा कि एक धातु को निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या धातु से मिलकर बनने वाले मिश्रण को सम्मिश्र कहते हैं। तो उदाहरणार्थ ब्रॉन्ज यह 90% तांबा और 10% टीन इससे बना हुआ सम्मिश्र है। जैसे ब्रॉन्ज ये जो पदार्थ है आप लोग देखते हैं उसमें 90% तांबा होता है और 10% टीन होता है। इसका बना हुआ जो मिश्रण होता है ये ब्रॉन्ज है। अब ये ब्रॉन्ज जो है वो मुक्त रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता, तो इसको कैसे बनाया जाता है? तांबे के और टीन के मिश्रण से ब्रॉन्ज बनाया जाता है बेटा। तो ये सम्मिश्रीकरण का सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज से बने पुतले धूप व बारिश में भी सुरक्षित रहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई ब्रॉन्ज से बड़ा सुंदर ऐसा एक पुतला बनाया तो वह धूप और बारिश में बहुत सुरक्षित रहेगा। उसका सम्मिश्रीकरण हुआ है और इसके वजह से इसके ऊपर क्षरण होने से भी हम लोग इसको रोक सकते हैं। हवा और पानी से दाग न लगने वाला और जंग न लगने वाला स्टील, यह 74% लोहा, 18% क्रोमियम और 8% कार्बन इससे बनाया गया सम्मिश्र है। अब देखिए बेटा, आपको दूसरा एक उदाहरण बताया गया है। वो दूसरा उदाहरण है स्टील। ठीक है, ये स्टील जो होता है ये हवा और पानी से दाग न लगे इसलिए और जंग भी न लगे इसलिए स्टील बनाते समय 74% लोहा लिया जाता है, 18% क्रोमियम लिया जाता है और 8% कार्बन लिया जाता है। इन तीनों के मिश्रण से हम लोग स्टील बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण ब्रॉन्ज का देखा, वैसे स्टील का भी उदाहरण एक है कि जिसका उपयोग करके हम लोग एक सुंदर सा सम्मिश्र स्टील बनाते हैं और स्टील का हवा और पानी से दाग नहीं लगने की वजह से वो सुरक्षित रहता है। तो आजकल सिक्के बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार के सम्मिश्र बनाए जाते हैं। जैसे आजकल जो भी सिक्के बनाए जाते हैं बेटा उसमें बहुत विविध प्रकार के सम्मिश्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सम्मिश्र में क्या आप जानते हैं, मैं एक भाग आपको यहाँ पे बताया गया है कि सम्मिश्र में एक धातु पारा
हो तो उसे पारदंश सम्मिश्र कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि सम्मिश्र धातुओं में यदि मात्रा में हमने पारे का उपयोग किया तो उसे हम लोग पारदसम मिश्र कहते हैं। सोडियम अमालगम, जिंक अमालगम इत्यादि रजत पारद सम्मिश्र का उपयोग अधिकतर दंत चिकित्सक करते हैं। मतलब दंत चिकित्सक में भी एक सम्मिश्र का उपयोग होता है, वो है बेटा रजत पारद सम्मिश्र। सुवर्ण पारद सम्मिश्र का उपयोग सोने के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। जैसे सोने का निष्कर्षण अगर हम लोग को करना है, किसी धातु से मिला हुआ है, तो उसको इसका निष्कर्षण करने के लिए, शुद्ध स्वरूप में सोना प्राप्त करने के लिए सुवर्ण पारद सम्मिश्र का भी हम लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर अब जो भी आप लोग को दिए जाएंगे वो आप लोग अपने किताब से बाकी हमने प्रश्न आपको किताब से ढूंढने हैं, और बाकी जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे उन सभी प्रश्नों का आप लोग को अच्छे से अध्ययन करके इसकी पढ़ाई करनी है बेटा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अपना नया भाग देखेंगे, नया पाठ हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है हमारा कार्बनिक यौगिक। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।